हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ जी बेटे, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और जो टॉपिक मैं शुरू करने वाला हूँ ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बेटे। और मैं इसको हमेशा 5 स्टार रेटिंग देता हूँ, हमेशा 5 स्टार। मतलब बच्चे के पास चॉइस ही नहीं है, उसको ये टॉपिक पढ़ना ही पड़ेगा। अब बच्चे सोच रहे हैं सर कौन सा चैप्टर शुरू करने वाले हो। मैं बेटे आज आपको शुरू करके दे रहा हूँ इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। तो आप फटाफट से बिना टाइम खराब किए हुए अपनी कॉपी पे एक हेडिंग बनाओ। सारे बच्चे अपनी कॉपी में नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे और मैं एक हेडिंग बना के दे रहा हूं आपको, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स और इसके नीचे सारे बच्चे ब्रैकेट में लिखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। और मैं इस चैप्टर में सबसे पहले कॉन्सेप्ट 1 शुरू करने जा रहा हूं। सबसे पहले हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है बेटे मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। सर 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 जिंदल सर, जिंदल सर, आपने जैसे ही चैप्टर का नाम लिखा जिंदल सर हम तो कंफ्यूज हो गए, हमारे तो फ्यूज उड़ा दिया आपने। आप कह रहे थे मैं चैप्टर करवा रहा हूँ, आपने तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुरू कर लिया। सर आप चैप्टर करा रहे हो कि एएस करा रहे हो, बता दो यार ये क्या करा रहे हो आप। कंफ्यूजन वाली बात ही कोई नहीं बेटे। मैं आपको एक छोटी सी बात इंट्रो के तौर पे बता देता हूँ, फिर चैप्टर शुरू करेंगे। आपके सिलेबस में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो मेन टॉपिक्स में भी कवर होते हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी कवर होते हैं। मतलब एक तीर दो निशाने। नहीं समझे? मैंने ये चैप्टर क्लास में डिस्कस कर लिया तो आप ये मान के चलो कि इंस्टीट्यूट का हमने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी कवर कर लिया और हमने एक प्रैक्टिकल टॉपिक भी कवर कर लिया। मतलब इंस्टीट्यूट इसमें से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मान के भी क्वेश्चन पूछ सकता है और एक प्रैक्टिकल टॉपिक मान के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं पढ़ाऊंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, लेकिन इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम करेंगे प्रैक्टिकल चैप्टर्स के हिसाब से। आप ये मानो कि हम एक प्रैक्टिकल टॉपिक भी कवर कर रहे हैं। प्रैक्टिकल टॉपिक का मतलब थ्योरी नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल है हमारे पास, लेकिन प्रैक्टिकल को करने की जो गाइडेंस है वो एएस देगा आपको। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो एएस भी कवर करता है और टॉपिक भी। फिर आपके दिमाग में बात आ रही होगी जिंदल सर और कौन कौन से चैप्टर हैं। फॉर एग्जांपल आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम करेंगे क्लास में। तो इंस्टीट्यूट क्या कर सकता है, एएस 3 में से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है। मतलब थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है, एएस भी है और प्रैक्टिकल चैप्टर भी है। मैं प्रैक्टिकल चैप्टर कहने का क्या मतलब है, 16 नंबर का, 20 नंबर का, 10 नंबर का, 12 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आ सकता है सर। और एएस में से तो जैसे थ्योरी पूछते हैं वैसे पूछ सकते हैं आपसे। और कई बार तो एग्जामिनेशन में ऐसा देखा गया है कि 20 नंबर का क्वेश्चन तो प्रैक्टिकल मांग लिया और 5 नंबर की थ्योरी मांग ली और एक ही चैप्टर में से 25 नंबर का पेपर मांग लिया, दो क्वेश्चन मांग ली, थ्योरी भी मांग ली प्रैक्टिकल। एएस का मतलब हम थ्योरी समझते हैं ना, तो इसमें थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। और जो थ्योरी है वो एएस के हिसाब से चलेगी और जो प्रैक्टिकल है वो एएस की गाइडेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है आप इसको प्रैक्टिकल चैप्टर भी कह सकते हैं, एएस भी कह सकते हैं। फिर बच्चे के दिमाग में तीसरा डाउट, सर एएस अलग से फिर कराओगे क्या? है बताओ, मैं एएस आपको इसी में कराऊंगा। जितनी बातें मैं क्लास में बोलूंगा थ्योरी में या लिखवाऊंगा वो एएस है आपका,
और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो हम कर ही लेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको एक बात कहने वाला हूँ कि हम जब ये चैप्टर क्लास में कर लेंगे तो ये मान लेना एएस भी हो गया और प्रैक्टिकल चैप्टर भी हो गया, ये बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा जिंदल सर, और कौन कौन से चैप्टर हैं? जैसे आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है बेटे, अमेलगामेशन का, एएस भी है, प्रैक्टिकल चैप्टर भी है, थ्योरी भी आ सकती है, प्रैक्टिकल भी आ सकता है, प्रैक्टिकल भी बड़े वाला। और क्या है सर? एएस 21 कंसोलिडेशन का, एएस 21 कंसोलिडेशन का, होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स का, एएस भी है और प्रैक्टिकल भी है। अच्छा, तो ये मान के चला करो कि जब हम क्लास में प्रैक्टिकल टॉपिक करेंगे तो एएस तो ऑटोमेटिकली डिस्कस हो जाएगा आपका। अच्छा, और मैं लिख देता हूं इसमें 5 स्टार रेटिंग एग्जाम्स के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो सारी बातचीत बाद में करेंगे, पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स पे। सर 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 एक और डाउट आ रहा है सर। सर हमें तो पता ही नहीं कि इन्वेस्टमेंट कहते किसको है। अरे भाई वही तो बता रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा ही नहीं आज आपको। आज की क्लास में मेरा मुद्दा सिर्फ 3 और 4 थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस करने से है। मैं क्वेश्चंस को हाथ ही नहीं लगाऊंगा आज, क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में छूंगा। आज मुझे सिर्फ बेसिक बताने हैं आपको। अच्छा, तो सबसे पहली बात है बेटे मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या है? तो अगर मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 पढ़ूं, अगर मैं इंस्टीट्यूट का बताया हुआ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 पढ़ता हूं, तो इन्होंने मुझे बताया कि इन्वेस्टमेंट्स का मतलब है एसेट्स। इन्वेस्टमेंट्स आर दी एसेट्स। हैं सब बच्चे हंसना शुरू हो गए। अरे सर ये तो हमें पता ही है कि इन्वेस्टमेंट्स आपके एसेट्स होते हैं। सुनो तो उसी पूरी बात, बीच में टोक देते हो। इन्वेस्टमेंट्स आर दी एसेट्स, और यही रीजन है कि हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स को एसेट साइड में शो करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स आर दी एसेट्स हेल्ड फॉर, इन्वेस्टमेंट्स को रखा जाता है अपने पास किस पर्पज से? इन्वेस्टमेंट को रखने का पर्पज होता है या तो अर्निंग इनकम और या फिर एप्रिसिएशन। नहीं समझे बात? इन्वेस्टमेंट्स आर दी एसेट्स विच आर हेल्ड बाय एन इन्वेस्टर फॉर अर्निंग इनकम और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। या तो हम इनकम कमाने के इरादे से इन्वेस्टमेंट होल्ड करते हैं या फिर एप्रिसिएशन कमाने के इरादे से। मैं एग्जांपल में बात करूंगा, झट से समझ में आ जाएगी। जिंदल साहब ने सीए इंटर और फाइनल के बच्चों को पढ़ाया। जब पढ़ाया तो फीस मिलेगी तो उसमें से कुछ पैसा जिंदल साहब अपने खर्चे के लिए रख लेंगे, घर खर्च के लिए, बाकी तो सरप्लस है। तो फिर जिंदल साहब क्या करेंगे? पहला कुछ इक्विटी शेयर बाय कर लेंगे। अच्छा, इक्विटी शेयर बाय कर लेंगे, क्यों? इक्विटी शेयर में 2 बेनिफिट है, डिविडेंड भी मिलता है और अगर रेट बढ़ गया तो एप्रिसिएशन भी मिलेगा। अच्छा, इनकम भी आएगी, एप्रिसिएशन भी आएगा। और इक्विटी शेयर सर रिस्की हैं, बढ़ने की बजाय गिर भी सकते हैं। तो जिंदल साहब ने सेफ गेम खेली, इन्होंने बैंक में एफडी करा दी। उस पर ब्याज आता रहेगा। जो ब्याज मुझे आएगा वो मेरी इनकम है और मैच्योरिटी पे एफडी मेरी वापस आ जाएगी। और मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर ले लिए, डिबेंचर खरीद लिए, उस पर ब्याज आ जाएगा। मैंने सरकार के बॉन्ड्स खरीद लिए, बॉन्ड्स पे भी ब्याज आ जाएगा। अगर कोई कंपनी इशू करती है तो डिबेंचर बोलते हैं, सरकार इशू करती है तो उसको हम बॉन्ड्स बोलते हैं। बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में यही फर्क होता है इश्यूइंग अथॉरिटी का। गवर्नमेंट जब कोई इंटरेस्ट कूपन वाले डॉक्यूमेंट जारी करती है तो उसको बॉन्ड्स बोल देते हैं, और अगर कोई कंपनी इशू कर दे उसको डिबेंचर बोल देती है।
अच्छा, और पैसा लगाने के तरीके, मैंने गोल्ड बाय कर लिया, गोल्ड का रेट बढ़ेगा, एप्रिसिएशन आएगा तो बेच दूंगा। मैंने सिल्वर बाय कर लिया, रेट बढ़ेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा तो मैं सेल कर दूंगा। मैंने एक प्लॉट परचेज कर लिया, रेट बढ़ेगा तो बेच दूंगा। मैंने कोई बिल्डिंग बाय कर ली और बिल्डिंग को बाय करके उसको रेंट पे चढ़ा दिया, किराया आना शुरू हो गया। इन्वेस्टमेंट करने का कोई एक तरीका है? इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं। जब किसी इन्वेस्टर के पास सरप्लस मनी होती है, मतलब उसे उस पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो फिर हम इन्वेस्टमेंट्स की तलाश करते हैं कि पैसा शेयर में लगाएं, डिबेंचर में लगाएं, बॉन्ड्स में लगाएं, प्रॉपर्टी में लगाएं, गोल्ड में लगाएं, सिल्वर में लगाएं, कहाँ लगाएं। तो इन्वेस्टमेंट्स आर दी एसेट्स विच आर हेल्ड बाय एन इन्वेस्टर फॉर अर्निंग इनकम और फॉर एप्रिसिएशन। अब अर्निंग इनकम के तीन तरीके हैं, या तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर आपको डिविडेंड मिलेगा, या फिर आपको रेंटल मिलेगा। इन तीनों में से कोई ना कोई इनकम कमाने के लिए आप पैसा लगाते हो। ब्याज कमाने के लिए एफडी, डिबेंचर, बॉन्ड। डिविडेंड कमाने के लिए इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर ले लो किसी कंपनी के। रेंटल कमाने के लिए आप एक प्रॉपर्टी बाय करो, किराए पे चढ़ा दो। और एप्रिसिएशन के लिए गोल्ड, सिल्वर और आपका रियल एस्टेट। कोई लैंड खरीद लो, प्लॉट खरीद लो, गोल्ड खरीद लो, सिल्वर खरीद लो, रेट बढ़ेगा तो बेच देंगे। लेकिन आप मेरी बात को ध्यान से समझें। इन्वेस्टर 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 कौन है? जिसने पैसा इन्वेस्ट किया है। मेरे पास बच्चों की फीस आई, मैंने एंट्री पास करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्यूशन फीस। तो ट्यूशन फीस, मेरी बैलेंस शीट देखो, एक तरफ तो ट्यूशन फीस पड़ी है इनकम की तरह और एक तरफ कैश पड़ा है। तब कैश पड़ा तो मैं इसको घुमाऊंगा, कहीं ना कहीं लगा दूंगा। तो इन्वेस्टमेंट खरीदने की क्या एंट्री पास होती है? इन्वेस्टमेंट टू बैंक। तो कैश मेरा इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो गया। जब कैश मेरा इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो गया, तो आपके पास कैश होता तो भी एसेट होती, इन्वेस्टमेंट है तो भी एसेट है। पैसा तो आपका ही है, आप कैश के फॉर्म में रखो, गोल्ड के फॉर्म में रखो, सिल्वर के फॉर्म में रखो, प्रॉपर्टी के फॉर्म में रखो, जिस मर्जी फॉर्म में रखो आप। अच्छा जिंदल सर, आपके कहने का मतलब ये है कि हम इस चैप्टर के अंदर इन्वेस्टर के बुक्स में जाके इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग सीखने वाले हैं। हाँ समझ गए बात, क्लिक कर गई बात आपको। हम इस चैप्टर में बेटे, जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट किया है वो अपने इन्वेस्टमेंट का हिसाब किताब कैसे रखेगा, ये चैप्टर बताएगा। शेयर्स में पैसा लगाया है तो अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स कैसे होगी, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स कैसे होगी, ये चैप्टर बताएगा। ये चैप्टर बताएगा मतलब एएस बताएगा। तो जैसे जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 हमें गाइड करता जाएगा, हमारी आंखें खुलती जाएंगी और हम अकाउंटिंग में आगे बढ़ते जाएंगे। तो जब आप ऑडिट करने जाएं, आप चाहे ऑडिट इंडिविजुअल का करें, पार्टनरशिप फर्म का करें, आप चाहे कंपनी का करें, आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई आपके पास क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स हैं। भी पैसा आपने कमाया होगा तो कहीं इन्वेस्ट भी किया होगा, तो क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो अगर इनके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं तो उसकी जो अकाउंटिंग है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के हिसाब से हुई कि नहीं हुई, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस बात को वेरीफाई करना। और आपको पता है सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने जो कह दिया वो आपको मानना पड़ेगा। तो अगर सीए के बच्चे को नॉलेज होगी कि एएस में क्या लिखा है, तो वो अपने क्लाइंट के बुक्स को चेक कर सकता है कि इसने एएस को फॉलो करके बुक्स बनाई कि नहीं बनाई। ये जो एएस है बेटे, ये कोई बच्चों को पढ़ने के लिए थोड़ा ना दिए हैं, इंडस्ट्री के लिए बने हुए हैं। तो ये सारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको दिखेगा, तो आपको इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट तो सर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटे आपका। हम पैसा कमाते ही किस लिए हैं? मैं चाहे देखो, सीधी सी बात, मैं आपको ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, मैं आपका टीचर हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हो, ये तो हो गया हमारा रिलेशनशिप। लेकिन मैंने आपसे फीस ली है सर्विसेज के लिए। तो हम जो काम करते हैं पैसे के लिए कर रहे हैं। आप सीए बनने के बाद क्या करोगे? जॉब करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो काम भाई वही बात, अल्टीमेट मकसद तो हमारा फाइनेंशियल गोल है। अब पैसा आएगा तो उसको इन्वेस्ट करेंगे। जैसे जैसे हमारा पैसे की इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी, हम अमीर होते जाएंगे। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटे। तो मैं आपको
मैं आपको इन्वेस्टमेंट्स का मीनिंग लिखवाना चाहता हूं बेटे, प्लीज केयरफुली लिखिएगा जरा। एज पर द provisions of accounting standard 13, as per the provisions of accounting standard 13, investments are the assets। इन्वेस्टमेंट्स तो एसेट्स ही हैं। इन्वेस्टमेंट खरीदी है कैश से, कैश भी आपकी एसेट है। आपने उसको कैश के फॉर्म में ना रख के कहीं पैसा लगा दिया। इन्वेस्टमेंट्स आर दी एसेट्स। बच्चे के दिमाग में पढ़ते पढ़ते डाउट, जिंदल सर आपके पास क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स हैं? जिंदल सर आपके पास क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स हैं? तो इसका जवाब ये है कि मास्टरों की कमाई नहीं देखते, पाप लग जाता है। मास्टरों की कमाई नहीं देखते, मास्टरों से बस ज्ञान लेते हैं, बस बस। नहीं सर बताओ तो सही, आपके पास क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स हैं? बेटे मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, मैं तो अपना 2 वक्त का खाना खाता हूँ, बस इतनी ही कमाई होती है मेरे पास कुछ ना है। भगवान का आशीर्वाद है, राम का नाम है मेरे पास, तो राम का नाम है, जितना जप लोगे उतना बढ़िया। अच्छा, विच आर investments are the assets which are held for earning income, or for capital appreciation। अगर मैं इसको समराइज करना चाहूं इन्वेस्टमेंट्स को, अगर मैं इन्वेस्टमेंट्स की बात करूं, अगर मैं इसको समराइज करने की बात करूं, अगर मैं इसको समराइज करने की बात करूं, अर्निंग इनकम, एप्रिसिएशन। बेटे अगर आपके पास इनकम है, मतलब आपके पास बिजनेस में कमाई है, प्रोफेशन में कमाई है, तो जब आप कमाते हैं तो उसमें से कुछ सरप्लस निकलता है, फिर हम उस सरप्लस को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने के बारे में प्लानिंग करते हैं, क्योंकि पैसे से पैसा कमाया जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मूर्खता है कि मैं आपसे फीस लेता रहूं और बैंक बैलेंस में मेरे करंट अकाउंट में पैसा पड़ा रहे, उस पर कुछ मेरे को बैंक ने देना नहीं। तो लोग पैसे से पैसा कमाना चाहते हैं, पैसे से पैसा कमाएंगे तभी तो वेल्थ बढ़ेगी। आजकल आपने यूट्यूब पे सुना होगा बहुत सारे लोगों को ज्ञान देते हुए कि एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम भी होनी चाहिए। तो वो पैसिव इनकम क्या है कि आप काम नहीं कर रहे लेकिन आपको फिर भी इनकम आ रही है, तो ये इन्वेस्टमेंट्स ही कर सकते हैं आपके। आपने कमाया, बिल्डिंग किराए पे चढ़ा दी, आपने कमाया, बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग को किराए पे चढ़ा दिया, अब आप काम करें ना करें किराया तो आता रहेगा, ये आपकी पैसिव इनकम है। मैं पढ़ाता रहूंगा, ट्यूशन फीस आती रहेगी, ये मेरी एक्टिव इनकम है। तो जिसके पास पैसिव इनकम के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, वो एक टाइम पे आके अपनी रिटायरमेंट प्लान कर लेते हैं कि अब हम सेफ हैं। ये खेल है सर जो जिंदगी हम खेलते रहते हैं। अच्छा, अब इसके बेटे आगे हम 3 हिस्से बना सकते हैं।
इसके हम 3 हिस्से बेटे बना सकते हैं। आपको नोटिंग प्रॉपर करनी चाहिए बेटे, जल्दबाजी मत करना प्लीज। स्टार्टिंग में हो सकता है चैप्टर आपको स्लो लगे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा है ना, अपने सरूर में आ जाएगा ये। इंटरेस्ट इनकम, हम इन्वेस्टमेंट से ब्याज कमा सकते हैं, हम इन्वेस्टमेंट से डिविडेंड भी कमा सकते हैं, हम इन्वेस्टमेंट से रेंटल्स भी कमा सकते हैं, रेंटल्स इनकम। बिल्कुल ठीक बात है। इंटरेस्ट कमाने के लिए हम क्या करें? इंटरेस्ट कमाने के लिए हम अपना पैसा इन्वेस्टमेंट्स इन बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, ये सब ब्याज देते हैं। और इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट्स। एक बात बेटे ध्यान रखना, जो लोग ब्याज कमाने के लिए डिवेंचर, एफडी और बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं, बस उनको ब्याज ही मिलता है। और ये जो बॉन्ड्स, डिवेंचर, फिक्स डिपॉजिट्स हैं, इनके प्राइस में फ्लक्चुएशंस बहुत कम आते हैं या नहीं आते। अब एफडी है, आपने बैंक में एफडी करा दी, ब्याज आ गया, एफडी मैच्योर होगी, पैसा वापस आ गया, बस इनकम ही कमाई है आपने, बढ़ोतरी नहीं हुई, क्योंकि आपने सेफ गेम खेली है। अगर आपको रिस्की गेम खेलनी है तो पैसा शेयर्स में लगाओ, डिविडेंड भी आता रहेगा और शेयर की वैल्यू में जो फ्लक्चुएशन होगा वो आपको बियर करना पड़ेगा। तो जो लोग होते हैं मॉडरेट पॉलिसी वाले, वो कहते हैं देखी जाएगी, तो वो पैसा बना भी लेते हैं, गंवा भी देते हैं, तो पैसा शेयर्स में लगा सकते हो। तो कुछ लोग होते हैं नहीं यार, सेफ गेम खेलनी है, बस इनकम आती रहे, तो इंटरेस्ट बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, अगर आपको डिविडेंड कमाना है तो इसके लिए पैसा हम इन्वेस्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स। किसी कंपनी के शेयर ले लो, रिलायंस के ले लो, अदानी के ले लो, टाटा के ले लो, है ना, सेफ गेम खेलनी है तो ये सब सेफ शेयर्स हैं। HDFC बैंक के ले लो। अगर आपको कमाना है रेंटल तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग। अब आपको किराया कमाना है। जिंदल सर एक डाउट आ रहा है सर, जिंदल सर एक डाउट है सर, रेंटल कमाने के लिए तो बहुत सारे एसेट्स हो सकते हैं। मेरे पास एक गाड़ी है, मैंने किराए पे दे रखी है, मेरे पास एक एक्सपेंसिव कैमरा है, मैं फिल्म प्रोडक्शन वालों को किराए पे दे देता हूँ। तो सर आपने सिर्फ यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखवाई हैं, तो बाकी के एसेट्स, मेरे पास कोई मशीनरी है मैं किराए पे देता हूँ डेली बेसिस पे, उसका क्या होगा? तो बेटे बाकी के जो एसेट्स हैं, अगर आप किसी एसेट से रेंटल कमाते हैं और वो एसेट लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है, अगर आप रेंटल कमाते हैं और वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में पढ़ेंगे, PPE में। लेकिन अगर आपके पास एक लैंड एंड बिल्डिंग है और आप बिल्डिंग से किराया कमा रहे हो, आपने एक ऑफिस खरीदा, किराए पे चढ़ा दिया, आपने एक फ्लैट खरीदा, किराए पे चढ़ा दिया, आपने एक छोटी सी दुकान खरीदी, ATM पे किराए पे दे दी, बैंक ने उसमें ATM लगा लिया, आपको बिल्डिंग से किराया आ रहा है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में है। बाकी सारे एसेट्स के किराए सब PPE में AS 10 में पड़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक एसेट कवर होती है, हेल्ड फॉर रेंटल ओनली प्रॉपर्टीज। एप्रिसिएशन के लिए हम इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, सिल्वर,
रियल एस्टेट, रियल एस्टेट का मतलब कोई लैंड ले ली, प्लॉट ले ली, डीएलएफ के किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिया, रेट बढ़ेंगे बेच दूंगा, इस तरह से। ये मैंने आपको एक डेफिनेशन समझाई है, मैंने अकाउंटिंग को अभी टच भी नहीं किया। मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ बेटे एक छोटी सी बात कि इन्वेस्टमेंट्स आर दी एसेट्स। मैं तो डेफिनेशन समझा रहा हूँ आपको कि इन्वेस्टमेंट कहते किसको है। फिर बच्चे का अगला डाउट, जिंदल सर क्या इस चैप्टर में हमें ये इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स की अकाउंटिंग सीखनी पड़ेगी? क्या हम इतने तरह के इन्वेस्टमेंट कवर करेंगे? ना, ये समझाने की बात थी। हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और, ये दिखाने वाले हैं। तो सर खाने वाले कौन से हैं? आपके इस पूरे पूरे चैप्टर में स्टडी मटेरियल ने सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट कवर किए हैं जिसमें कि क्रिटिकल इश्यूज आते हैं। एक तो आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, और एक आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर एंड बॉन्ड्स। इन 2 चीज़ों पे काम किया गया है। बाकी तो इंस्टीट्यूट कहता है सिंपल कॉन्सेप्ट है, उस पर मत्था मारने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको एंड में फिर भी वो बता दूंगा। तो आप इस चैप्टर में सिर्फ ये बात समझें कि हम शेयर और डिबेंचर की अकाउंटिंग सीखने वाले हैं, लेकिन किसके बुक्स में? इन्वेस्टर के बुक्स में, जिसने पैसा इन्वेस्ट किया है। एक नोट लिखवाना चाहता हूं, इन स्टडी मटेरियल of ICAI investment in shares and debentures have been discussed in detail. शेयर्स और डिबेंचर्स पे बहुत डिटेल में बात हुई है सर। एक चीज आप और लिखो बेटे, यहाँ पे रिवीजन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इन दी बुक्स ऑफ इन्वेस्टर। सर ये बात आप बार बार क्यों कह रहे हो सर? जिंदल सर ये बार बार आप ये बात क्यों कह रहे हो? इन दी बुक्स ऑफ इन्वेस्टर, इन दी बुक्स ऑफ इन्वेस्टर, इन दी बुक्स ऑफ इन्वेस्टर क्यों कह रहे हो सर? बेटे ये ज़रूरी है बात, आपको आज नहीं समझ में आएगी, ये जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो बच्चों के दिमाग में कई बार कन्फ्यूज़न आ जाती है कि यार हमने चैप्टर तो पढ़ लिया, क्वेश्चन भी आ गए, यार हमने किसके बुक्स बनाए? मान लो मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदे, मैं शेयर खरीदने वाला हूँ, रिलायंस कंपनी शेयर इशू करने वाली है, मैं खरीदने वाला हूँ, मैं इन्वेस्टर हूँ, मैंने रिलायंस में पैसा लगाया, मैं एंट्री पास करूंगा इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ रिलायंस कंपनी डेबिट टू बैंक। तो इन्वेस्टमेंट को मैं डेबिट करके बैंक लिखूंगा, ठीक है। रिलायंस कंपनी क्या लिखेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। उनको पैसा मिला है, रिलायंस कंपनी ने शेयर इशू किए थे, उनको पैसा मिला है, वो एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मैं रिलायंस की बुक्स में अकाउंटिंग नहीं कर रहा, मैं इन्वेस्टर के बुक्स में खड़ा हूं। मैंने शेयर खरीदे हैं, जिसने खरीदे हैं वो इन्वेस्टर, उसके बुक्स में लगा रहा हूं मैं AS 13। जिसको पैसे मिले हैं ना उसकी बुक्स में नहीं जा रहा मैं अभी, वो किसी दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। अब जैसे मैं बैंक में गया, मैंने बैंक में FD बनवा ली, तो बैंक को पैसे मिले हैं, मैंने इन्वेस्ट किए हैं, तो मेरी बुक्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 लगेगा। बैंक को पैसे मिले हैं, वो बैंकिंग कंपनी के फाइनल अकाउंट्स में पढ़ेंगे हम।
तो ये बात ध्यान रखना, हम पैसा लगाने वाले की बुक्स में खड़े हैं, जिसने पैसा लगाया है, जिसने पैसा लगाया है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इन्वेस्टर। कुछ बच्चे नाराज हो चुके हैं, सर बहुत खींच दिया सर, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। चलो नहीं, चलो आपको परेशान नहीं करता, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो मैं अब आपको परेशान नहीं करता, मैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे आ गया बेटे। कॉन्सेप्ट नंबर 2 है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। मुझे टाइप्स की जगह पे वर्ड यूज करना चाहिए, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। कॉन्सेप्ट नंबर 2, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ये पॉइंट सुनने वाला है बेटे, थ्योरी अच्छे से कर लोगे, क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे आपके। थ्योरी नहीं सुनोगे, सीधा प्रैक्टिकल करोगे, फंस जाओगे। पढ़ने का तरीका बदलो अपना, पेशेंस रखो थोड़ी सी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 बेटे इन्वेस्टमेंट्स को 2 हिस्सों में बांटता है। या तो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, और या फिर इन्वेस्टमेंट्स होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। नोटिंग नहीं करनी अभी, या तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का एक और नाम भी है, शॉर्ट टर्म का एक और नाम है, कौन सा, करंट इन्वेस्टमेंट। एक और नाम है टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट। आप इसे टेम्परेरी बोलो, करंट बोलो, शॉर्ट टर्म बोलो, एक ही बात है। लॉन्ग टर्म के भी 3 नाम है, या तो हम इसको बोलते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट नॉन करंट, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, टेम्परेरी परमानेंट, जो मर्जी नाम दो, एक ही बात है, कहीं भी कुछ लिखा हो सकता है। मतलब क्या है, अगर मैंने कोई भी इन्वेस्टमेंट, ध्यान से सुनना, अगर मैंने कोई भी इन्वेस्टमेंट, चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो सिल्वर है, चाहे वो शेयर है, चाहे डिबेंचर है, चाहे एफडी है, कुछ भी है, कोई भी इन्वेस्टमेंट है, अगर मैंने कोई भी इन्वेस्टमेंट 12 महीने के लिए की है, अप टू 12 मंथ्स, मतलब आज मैंने पैसा लगाया और आने वाले 12 महीने में मैं निकल जाऊंगा, मैं इस इन्वेस्टमेंट को बेच के निकल जाऊंगा, मैं इसको लंबे टाइम तक रखूंगा नहीं। इफ एनी इन्वेस्टमेंट इज expected to be sold within 12 months from the date of its acquisition, if any investment is expected to be sold within 12 months, within 12 महीने के अंदर अंदर, from the date of its acquisition, आज खरीदा है और आने वाले 12 महीने में मैं बेच के निकल जाऊंगा, ये मेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। और अगर किसी इन्वेस्टमेंट को मैं 12 महीने के बाद बेचने की प्लानिंग कर रहा हूं, तो ये मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इफ एनी इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन, ये मेरी लॉन्ग टर्म है। 12 महीने में बिक जाएगी तो शॉर्ट टर्म में डाल देंगे, 12 महीने के बाद बेचने की प्लानिंग है तो लॉन्ग टर्म में डाल देंगे। जिंदल सर कौन डिसाइड करेगा? जिसने पैसा लगाया वो डिसाइड करेगा, इन्वेस्टर डिसाइड करेगा। आप किसी क्लाइंट के ऑडिट पे जाते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि बताओ जी कौन कौन से आप शॉर्ट टर्म मान रहे हो और कौन कौन से लॉन्ग टर्म मान रहे हो। जैसे जैसे वो आपको बताता जाएगा आप रिपोर्ट बना दोगे। हम तो सीए, हम तो ऑडिटर है, हमें क्या पता इसके दिमाग में क्या चल रहा है। ये इंटेंशन तो इन्वेस्टर की है, इन्वेस्टर बताएगा आपको किसको रखेगा किसको बेचेगा। सर 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 जिंदल सर आपने तो सर दिमाग का फ्यूज उड़ा दिया। कैसे सर, हमें रीजन बताओ। ऐसे नहीं सर, ये तो रटने वाली बात है। क्या रटने वाली बात है जिंदल सर? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि इन्वेस्टमेंट्स को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्लासिफाई करना पड़ा आपको? सर इसका रीजन बताओ कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्यों बांट रहे हो आप। इसके पीछे बेटे ऑब्जेक्टिव है वैल्यूएशन। ये जो हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की 2 कैटेगरीज पढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स को जो स्प्लिट ऑफ किया गया है, स्प्लिट ऑफ, उसके पीछे पर्पस है वैल्यूएशन।
वैल्यूएशन आप इसे प्रूडेंस भी कह सकते हैं। ये मैं आपको अगले कॉन्सेप्ट में पढ़ाने वाला था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। प्रूडेंस ये कहता है कि एक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए प्रोविजन बना लो और एक्सपेक्टेड गेन्स को आप इग्नोर कर दो। फोरसीएबल फ्यूचर में, ये तो आपने बेसिक में पढ़ा होगा 11वीं 12वीं में, फोरसीएबल फ्यूचर में, फोरसीएबल फ्यूचर क्या होता है? अकाउंट्स में एक साल, आने वाला एक साल, आने वाला एक साल, इसको बोलते हैं फोरसीएबल फ्यूचर। आने वाला एक साल, बस उसके आगे नहीं सोचते। तो फोरसीएबल फ्यूचर में आपको एक्सपेक्टेड लॉसेस लगते हैं तो उसका प्रोविजन बना लो, एक्सपेक्टेड गेन्स को आप इग्नोर कर दो। तो अगर किसी इन्वेस्टमेंट को आपने आने वाले 12 महीने में सेल करना है तो आप ये पता करो कि आज इसकी कॉस्ट क्या है और आज इसकी मार्केट वैल्यू क्या है। मान लो कॉस्ट है 10,000 और इसकी मार्केट वैल्यू है 8,000, तो आपको पता है कि आने वाले 12 महीने में आपको 2,000 रुपये का फटका लगने वाला है, लॉस होने वाला है। तो इसके लिए प्रोविजन आपको बनाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डिक्लाइन इन वैल्यू एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस। और प्रूडेंस की वजह से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यूएशन की जाती है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। ये इन्वेंट्री में भी पढ़ा होगा आपने। मान लो जी कॉस्ट है 10,000 रुपये और मार्केट वैल्यू है 12,000 रुपये, विच एवर इज लोअर 10,000 रुपये, कोई लॉस नहीं है। पर हम यहाँ पे 12 नहीं लिख सकते, क्योंकि 12 लिख दिया तो फिर एक्सपेक्टेड गेन जो 2,000 रुपये का है उसको एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस बुक नहीं कर सकते। मतलब हम लॉस आइडेंटिफाई कर रहे हैं, गेन को इग्नोर कर रहे हैं। तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, अच्छा, तो विच एवर इज लोअर के हिसाब से यहाँ वैल्यूएशन 8,000 हो जाएगी, यहाँ 10,000 हो जाएगी, यहाँ पे 2,000 का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट्स को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में क्लासीफाई कर लोगे तो आने वाले 12 महीने में कितना लॉस आपको होने वाला है ये पता लगाया जा सकता है। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं इनको बेचना है 12 महीने के बाद, जिसको अभी नियर फ्यूचर में बेचना ही नहीं, तो हम इसकी वैल्यूएशन सीधा कॉस्ट पे करते रहते हैं। जिसको बेचना ही नहीं उसका मार्केट प्राइस क्यों चेक करें। तो वैल्यूएशन किसकी हो रही है? वैल्यूएशन हो रही है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स की। और वो वैल्यूएशन कैसे पॉसिबल है? जब आप इन्वेस्टमेंट को शुरू में ही क्लासीफाई कर लोगे कि ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म की वैल्यूएशन करनी है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, और अगर कोई नुकसान आता है तो P&L में जाएगा। लॉन्ग टर्म की वैल्यूएशन कॉस्ट पे करेंगे। तो अगर आपसे कोई टीचर पूछे, आपसे कोई बच्चा पूछे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे पढ़ रहे हो, बोल देना जिंदल सर से कर रहे हैं। और ये जो मैंने आपको लॉजिक बताया है ना अभी, आप किसी भी बच्चे से डिस्कस कर लो। अगर आपका दोस्त किसी दूसरे टीचर से पढ़ रहा है, वो मेरे से सीनियर है या वो मेरे से जूनियर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको ये पूछ लेना कि इन्वेस्टमेंट को क्लासीफाई करते क्यों हैं। वो ये तो बता देगा कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म होते हैं, उसको बोला करते क्यों हैं, ऐसी क्या जरूरत है कि इन्वेस्टमेंट को क्लासीफाई करना पड़ता है। वो आपको वैल्यूएशन भी बता देगा कि वैल्यूएशन रूल में क्या लिखा हुआ है। उन दोनों को लिंक नहीं कर पाएगा कि वैल्यूएशन की वजह से ही क्लासिफिकेशन आया। अगर आप क्लासिफिकेशन नहीं करोगे तो वैल्यूएशन कैसे हो जाएगी? और इसके पीछे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है, वो लिंक नहीं कर पाएगा, एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएगा। डिटेल में लोग पढ़ते ही नहीं, रट्टा मार लिया बस, रख लिया। मैं आपको सारी लिंकिंग बताऊंगा तो आगे। लिखो जरा। As per the provisions of Accounting Standard 13, investments should be classified under two headings as follows.
फर्स्ट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इसको हम करंट इन्वेस्टमेंट्स भी कह देते हैं। टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट भी कह देते हैं। और दूसरा है बेटे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, इनको हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी कह देते हैं। परमानेंट इन्वेस्टमेंट्स भी कह देते हैं। किसी भी बच्चे को मेरी लिखने की स्पीड तेज लगे, मुझे पॉज कर लो, नोट कर लो, क्लासेस के मालिक हो आप। ये कौन सा हमारी फेस टू फेस या ऑनलाइन क्लास है कि टीचर लिखता जा रहा है, बच्चे पीछे रहते जा रहे हैं। पेन ड्राइव क्लास है, गूगल ड्राइव क्लास है, मोबाइल एप्लीकेशन क्लास है। प्ले, पॉज, जिंदल साहब रुक गए, प्ले, मैं चल पड़ा, मैं तो आपके हाथ में हूँ। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है बेटे इन क्लासेस का। इसी के नीचे लिखो मीनिंग ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। आप इसमें लिखो सीधा डायरेक्टली, if any investment is expected to be sold within 12 months from the date of acquisition, then it should be considered short-term investment. Expected to be sold. Meaning of long-term investments. If any investment is expected to be sold after 12 months from the date of
from the date of its acquisition, then it should be classified under the heading of long-term investments. लेकिन बेटे 12 महीने की कंडीशन के साथ साथ एक कंडीशन मुझे और बतानी है आपको, वो सुननी पड़ेगी आपको, उसका कोई हल नहीं है मेरे पास, वो सुननी पड़ेगी। और मैंने स्टार देखो किस पे लगाया है, मैंने लगाया है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स पे। वन मोर कंडीशन ऑन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अब आप कहेंगे सर ये क्या कंडीशन है, ये मैं अलग कर रहा हूँ, इसको मैं इसलिए अलग कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा पॉइंट हाईलाइट हो जाए। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि 12 महीने में बेच देंगे शॉर्ट टर्म, 12 महीने के बाद बेचेंगे लॉन्ग टर्म, ये तो सबको पता है, क्या खास बात है। लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में एक कंडीशन और है, और वो है रेडिली रियलाइजेबल। नहीं समझे? अगर मैं किसी इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म बोलना चाहता हूँ, इट शुड बी हेल्ड फॉर 12 मंथ्स, पर पहली कंडीशन होगी। एंड एक और कंडीशन, एंड इट शुड ऑल्सो बी रेडिली रियलाइजेबल। सर इसका क्या मतलब है? मान लो मैंने गोल्ड खरीदा, मेरी उम्मीद है कि गोल्ड को मैं 6 महीने में बेच दूंगा, नफा आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, मैंने 6 महीने से ऊपर पैसा गोल्ड में लगाना नहीं। ठीक, अब मुझे पता है ना कि गोल्ड को मैं जब बेचना चाहूंगा मार्केट में तभी बिक जाएगा, तभी तो मेरी इंटेंशन काम करेगी। अगर मान लो सरकार इंडिया में गोल्ड की सेल परचेज पे बैन लगा दे, फॉर एग्जाम्पल बैन लगा दे, आप गोल्ड बेच लोगे? आप कह रहे हो मैं 6 महीने में गोल्ड बेच दूंगा, कैसे बेच लोगे? सरकार ने बैन लगा दिया, क्या वो रियलाइज हो जाएगा? नहीं, नहीं समझे, छोड़ो। मैंने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदे, और मैंने इक्विटी शेयर खरीदे ये सोच के कि मैं इसको 8-10 महीने रखूंगा, जो एप्रिसिएशन आगे आ गया और मैं इसके बाद इसको बेच दूंगा। 5-7 महीने में ही वो जो शेयर था वो स्टॉक मार्केट में धड़ाम 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 से उसकी पॉपुलैरिटी कम हो गई, रेट गिर गए। अब उस कंपनी के शेयर को कोई खरीदना नहीं चाहता। आप तो बेचना चाहते हो 8-10 महीने में, कोई खरीदना नहीं चाहता, आप बेच लोगे? तो जब वो बिकेगा ही नहीं तो वो शॉर्ट टर्म कैसे हुआ? वो तो ऑटोमेटिकली आपका फंस गया पैसा, वो तो 12 महीने भी एक्सीड कर सकता है। तो जब हम किसी इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं ना, तो 12 महीने तक को तो ठीक है कि मैं जी इसको 12 महीने के अंदर अंदर निकाल दूंगा, लेकिन वो जो 12 महीने के अंदर अंदर निकालने वाली इन्वेस्टमेंट है वो नेचर में रेडिली रियलाइजेबल होनी चाहिए। मतलब जब आप बेचना चाहो तब बिकने वाली होनी चाहिए, और अगर उसके रियलाइजेशन में कोई डाउट है, वो शॉर्ट टर्म है ही नहीं, लॉन्ग टर्म में डाल दो उसको, कि आपने गलत पैसा लगा दिया। लोगों ने पेटीएम का शेयर खरीदा ये सोच के डबल हो जाएगा, है, कोई नहीं पूछता उसको। मेरी बात समझ रहे हो? तो आपके सोचने से क्या हो जाएगा कि मैं 12 महीने में बेच दूंगा? नहीं, 12 महीने में बेच तो दूंगा, क्या मार्केट में रियलाइजेबल है? रेडिली रियलाइजेबल का मतलब जब चाहो तब ये इन कैश हो सकता है। हाँ जी हो सकता है, बिक जाएगा आराम से, कोई बात नहीं, शॉर्ट टर्म में ले जाओ। तो ये कंडीशन कितनी इंपॉर्टेंट होगी देख लो आप, और बहुत कम चर्चा होती है इसके ऊपर।
एज पर दी प्रोविजंस। जिंदल सर ये आप अपनी तरफ से बता रहे हो या एएस में लिखी हुई है? अरे भाई मैं कुछ नहीं अपनी तरफ से बोलता, सब एएस में लिखा हुआ है, कमाल करते हो आप, डाउट क्यों करते हो बच्चे? एज पर दी प्रोविजंस ऑफ एएस 13, as per the provisions of AS 13, an investment should be in addition to expected disposal within 12 months. If it is not then it will be classified under long-term investments, even if ट्वेल्व मंथ्स। आप चाहे 12 महीने में बेचने की इंटेंशन रखते हो, लेकिन अगर ये रेडली रिलाइजेबल नहीं है, अगर आप इसको कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, तो आपकी इंटेंशन क्या करेगी सर? अच्छा, कितनी बड़ी कंडीशन है बताओ। चलें जी आगे। इसके बाद है बेटे हमारे पास कॉन्सेप्ट नंबर 3, और ये है सब क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। सर ये क्या चीज़ है? अब क्लासिफिकेशन तो आपको पता लग ही गया, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, 12 महीने प्लस रेडली रिलाइजेबल, और 12 महीने के बाद लॉन्ग टर्म। ये तो हो गया क्लासिफिकेशन। अब हम आ गए सब क्लासिफिकेशन में। इसका क्या मतलब हुआ? मान लो आपने इन्वेस्टमेंट्स खरीदे, ठीक है, 2 हेडिंग्स बना दी, करंट, नॉन करंट, बिल्कुल ठीक है। ये 12 महीने में बिक जाएंगे और ये 12 महीने के बाद बिक जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया क्लासिफिकेशन। मेरे पास शेयर्स भी हैं, मेरे पास डिबेंचर्स भी हैं, मेरे पास गोल्ड भी है, मेरे पास एफडी है, मेरे पास बिल्डिंग है, ये सारे इन्वेस्टमेंट है। एफडी
मैंने बोला अभी कितने महीने में मैच्योर होने वाली है? कहते 8 महीने में। मैंने बोला एफडी को इधर ले आओ। मैंने बोला शेयर्स को कब बेचेंगे? कहते जी 5 साल बाद बेचेंगे। शेयर्स को इधर ले आओ। मैंने बोला डिबेंचर्स को कब बेचोगे? डिबेंचर्स भी कहते हैं 2 साल के बाद, तो डिबेंचर्स को भी यहाँ ले आओ। मैंने बोला गोल्ड, कहते 5 महीने में। मैंने गोल्ड को यहाँ रख दिया। मैंने बोला बिल्डिंग, कहते ये तो लॉन्ग टर्म है जी, ये तो किराए के लिए रखी हुई है, हमने बेचना ही नहीं है इसको। जिस चीज़ को बेचना ही नहीं है वो पड़ी रहेगी। आप मेरी बात अभी तक समझे नहीं? ये जो एफडी है, ये जो गोल्ड है, ये जो मैंने करंट के अंदर डाले हैं, इसको बोलते हैं सब क्लासिफिकेशन। ये जो नॉन करंट के अंदर मैंने शेयर, डिबेंचर, बिल्डिंग, ये सब क्लासिफिकेशन। इसका मतलब ये हुआ हम सबसे पहले अपने क्लाइंट से पूछेंगे कि तेरे पास कितने इन्वेस्टमेंट है। वो बोलेगा जी मेरे पास तो ढेरों इन्वेस्टमेंट है। अरे ढेरों में कितने? कहता जी मेरे पास 15 तरह के इन्वेस्टमेंट है। फिर हम पूछेंगे बता इन 15 में से कौन कौन से 12 महीने में बिकने वाले हैं और कौन कौन से 12 महीने के बाद बिकने वाले हैं, वो हमें बताता जाएगा। हम करंट की हेडिंग में उनको लिखते जाएंगे जो 12 महीने में बिकने वाले, नॉन करंट की हेडिंग में उनको लिखते जाएंगे जो 12 महीने के बाद बिकने वाले। बात खत्म। अच्छा अच्छा अच्छा, जिंदल सर घूम के फिर आप वहीं आ गए। आपने हमें शुरू में बताया था इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं, शेयर, डिबेंचर वगैरह को। अच्छा अच्छा, उसको आपने क्लासिफाई कर दिया करंट, नॉन करंट, करंट, नॉन करंट, करंट, नॉन करंट। यानी ये हुआ कि जो करंट इन्वेस्टमेंट है इसका सब क्लासिफिकेशन वही है, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ये सारी चीजें। अच्छा अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे जो शेयर्स हैं वो करंट भी हो सकते हैं, नॉन करंट भी हो सकते हैं। मेरे जो डिबेंचर हैं वो करंट भी हो सकते हैं, नॉन करंट भी हो सकते हैं। मेरी एफडी करंट भी हो सकती है, नॉन करंट भी हो सकती है। मेरा गोल्ड करंट भी हो सकता है। हाँ हाँ भाई, हाँ हाँ, इसी को सब क्लासिफिकेशन बोलते हैं। और सबके खाते अलग अलग बनेंगे, शेयर का अलग, डिबेंचर का अलग। अच्छा, बस सर इतनी सी बात है। हाँ हाँ भाई, हाँ इतनी सी बात है। आफ्टर classifying the investments under short term and long term, the following sub classification is required। मेरे पास बेटे पेज खत्म हो गया, मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ। किसी भी बच्चे को स्पीड कम लगे स्पीड बढ़ा लो, किसी बच्चे को स्पीड ज़्यादा लगे वो मेरे को पॉज कर लो, सब आपके हाथ में है सर। चलें बेटे, इसके नीचे लिखना आपने इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड, इसको हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी कह देते हैं,
एफडी, on the basis of above explanation, it can be said that शेयर का हिसाब अलग रखेंगे, प्रेफरेंस शेयर का अलग रखेंगे, डिबेंचर का, हर इन्वेस्टमेंट अकाउंट अलग बनेगा बेटे, ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। अच्छा, चलते चलते हम आ गए कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ। पहली बात, वैल्यूएशन इज डन एट बैलेंस शीट डेट as a matter of prudence। मैं दो बातें शुरू में आपको समझाना चाहता हूँ। पहली बात, वैल्यूएशन करनी कब है? क्या वैल्यूएशन डेली करनी है? नो। क्या वैल्यूएशन क्वार्टरली करनी है? नो। हाफ ईयरली करनी है? ना। कब करनी है? 31 मार्च को, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। वैल्यूएशन प्रिंसिपल तभी लगाने। प्रैक्टिकली फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है, प्रैक्टिकली 31 मार्च को बैलेंस शीट बनती है, प्रैक्टिकली 31 मार्च को ही वैल्यूएशन होती है, बात खत्म। अगर मैं कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा हूँ तो मेरी बैलेंस शीट 31 दिसंबर को बन रही होगी। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हो सकता है, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता। तो आपको अगर क्वेश्चन में कैलेंडर ईयर गिवन है तो दिसंबर होगी आपकी बैलेंस शीट डेट, फाइनेंशियल ईयर गिवन है तो मार्च होगी, कोई भी डेट गिवन है, बैलेंस शीट डेट होनी चाहिए। पहली बात, वैल्यूएशन आप अपनी मर्जी से कभी भी बीच में नहीं कर सकते, वैल्यूएशन सिर्फ एक बार, बैलेंस शीट डेट को। और एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस का मतलब क्या है? मैं एक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए प्रोविजन बनाऊंगा। और एक्सपेक्टेड लॉस मैंने आपको बताया था अभी अभी, फोरसीएबल फ्यूचर से आगे नहीं जाते। और फोरसीएबल फ्यूचर क्या है? फोरसीएबल फ्यूचर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। और ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट है जो आने वाले 12 महीने में आप बेचने वाले हो? शॉर्ट टर्म है। तो इनडायरेक्टली मैं आपको कहना चाहता हूँ बेटे कि मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में लॉस देख रहा हूँ और कुछ नहीं है। तो अगर मेरे से कोई पूछे वैल्यूएशन के बारे में, मैं एक समरी सी बना दूंगा इस पे। मैं इस पे एक समरी बना देता हूँ, आपको लिखना आसान हो जाएगा। एक तो मेरे पास है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स,
और दूसरा मेरे पास है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। इनको वैल्यू करने का रूल है मेरे पास, वैल्यूएशन रूल। और ये रूल कहता है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। हायर क्यों नहीं, हायर नहीं ना। मान लो मेरे पास कॉस्ट है 10,000, मार्केट वैल्यू है 8,000, पहला केस। या मेरे पास मार्केट वैल्यू है 11,000, तो अगर मैं विच एवरेज लोअर की बात करूं तो 8,000 आएगा। 2,000 रुपये का डिक्लाइन है, वो पी एंडल में चला जाएगा। लेकिन अगर मैं इसका कंपैरिजन 11,000 से करता हूं तो 10,000 ही रहेगा, कॉस्ट से ऊपर नहीं जा सकता मैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने 11 दिखाया तो 1,000 रुपये का अनरियलाइज्ड गेन, एक्सपेक्टेड गेन बुक्स में आ जाएगा, जो कि प्रूडेंस अलाउ नहीं करता। और प्रूडेंस आपको अच्छी तरह से पता है, एक्सपेक्टेड लॉसेस को प्रोवाइड करने से रोकता नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड गेन को बुक करने के लिए हमेशा रोकता है। तो गेन बुक नहीं करना, हम लॉस ढूंढ रहे हैं, गेन नहीं ढूंढ रहे। जब बेचेंगे तब गेन आएगा, तब देख लेंगे। गेन सिर्फ रियलाइज्ड वाला लेते हैं, लॉस एंटिसिपेटेड भी ले लेते हैं। इफ मार्केट वैल्यू, कॉस्ट का मतलब क्या है? जितने में आपने खरीदी थी। मार्केट वैल्यू क्या है? जितने में आज बिकेगी। हमने खरीदी थी 10,000 में, आज इसका प्राइस है 8,000, तो आपको पता है कि नुकसान है। और ये होने वाला है फोरसेबल फ्यूचर में, क्योंकि 12 महीने में बेचने वाले हो। मैं बार 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 क्यों बोलता हूँ? कभी तो क्लिक करेगा, तो क्वेश्चन में दिक्कत कम आएगी। लेस देन cost of investments, then लॉस इन पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे हम। फॉर डिक्लाइन इन वैल्यू, फर्स्ट एंट्री वैल्यूएशन लॉस अकाउंट डेबिट, हम इसके लिए लिखेंगे बीइंग डिक्लाइन इन वैल्यू recognized. Second entry profit and loss account debit to
being अगर आप इस एंट्री का नेट इफेक्ट देखें तो एंट्री बन रही है P&L टू इन्वेस्टमेंट। एक तरफ लॉस बुक हो गया, एक तरफ इन्वेस्टमेंट कम हो गई आपकी। लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटे, जब हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रहे होंगे तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको एंट्री डालनी पड़ सकती है बाय वैल्यूएशन लॉस के नाम से, क्योंकि पोस्टिंग तो एंट्रीज की ऐसी चलेगी। हमें पता है नेट एंट्री बन सकती है, लेकिन हम बनाएंगे नहीं। हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट में लिखा करेंगे जब भी डिक्लाइन आएगा बाय वैल्यूएशन लॉस। कब? बैलेंस शीट डेट को 31 मार्च को, वैल्यूएशन के टाइम पे। ये किसकी बात हो गई? शॉर्ट टर्म की। ठीक है जी। अब आते हैं लॉन्ग टर्म में। इसका वैल्यूएशन रूल क्या कहता है? इसका वैल्यूएशन रूल कहता है ओनली एट कॉस्ट। कुछ करना ही नहीं। क्यों? जिस इन्वेस्टमेंट को फोरसीएबल फ्यूचर में बेचना ही नहीं, हम उसका प्राइस क्यों चेक करें? ना इसको बेचना, ना इसका प्राइस चेक करेंगे, ना वैल्यूएशन करेंगे। जितनी आपकी कॉस्ट है उस पे पड़ा रहने दो। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, इसमें भी एक एक्सेप्शन है। जिंदो सर यही आपकी बात बुरी है सर, अच्छा बड़ा कॉन्सेप्ट बनता है, मुस्कुराते हैं, फिर एक्सेप्शन ले आते हो। इसमें भी एक एक्सेप्शन है। क्या? मिस्टर ए ने सत्यम कंप्यूटर्स के शेयर्स खरीदे और ये सोच के कि मैं कम से कम 5 साल तक होल्ड करूंगा। एक इन्वेस्टर है बेचारा, उसने अपनी जीवन भर की कमाई सत्यम कंप्यूटर्स के शेयर्स में लगा दी, ये सोच के कि वो 5 साल तक इसको होल्ड करेगा। ठीक बात है। जब 5 साल की बात हो रही है तो लॉन्ग टर्म बन गया। लॉन्ग टर्म बन गया तो वैल्यूएशन कॉस्ट पे करते रहो, जितने में खरीदा था पड़ा रहेगा। लेकिन हुआ क्या? 2 साल के बाद मार्केट में पता लगता है कि सत्यम कंप्यूटर्स तो लॉस में है। सत्यम कंप्यूटर्स किस में है? लॉस में। सत्यम कंप्यूटर्स तो लॉस में है, सत्यम कंप्यूटर्स तो लॉस में है। सत्यम कंप्यूटर्स लॉस में है, पैसा डूब गया सर, कंपनी बैंकरप्ट हो गई। अगर कंपनी बैंकरप्ट है तो पैसा डूब गया। हम इसको बोलते हैं परमानेंट डिक्लाइन। क्या बोलते हैं? परमानेंट डिक्लाइन। नहीं समझे सर? अरे छोड़ो ना, मैंने सोचा, मैंने पैसा लगा दिया लंबे टाइम तक लगा दिया, लॉन्ग टर्म मान लिया, कॉस्ट पे वैल्यूएशन चल रही है, लेकिन रास्ते में ही उस कंपनी के साथ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आती और वो कंपनी लॉस में चली जाती है। लॉस में आएगी तो कंपनी के शेयर के प्राइस गिरेंगे, और लॉस में आने का मतलब है रिकवरी नहीं है सर। जो कंपनी लॉस में चली जाती है उसके प्राइसेस गिर जाते हैं परमानेंटली। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आपको पैसा रिकवर नहीं होगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 ये कहता है आपकी इंटेंशन क्या करेगी। आपने जहां पैसा लगाया था वो पैसा परमानेंटली डूब गया आपका। अगर आपको लगे कि आपका लगाया हुआ पैसा परमानेंटली डूब गया और ये रिकवर नहीं होने वाला, तो उस केस में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन भी कर सकते हैं। क्या बात है। और लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन सेम रूल, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। पर एक बात बेटे याद रखना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यूएशन अलाउड है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक केस में,
परमानेंट डिक्लाइन, और क्वेश्चन में परमानेंट डिक्लाइन के बारे में बोलेगा तो मान लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, कॉस्ट पे चलता रहेगा। क्वेश्चन बताएगा कि डूब गया भाई पैसा। इन केस ऑफ परमानेंट डिक्लाइन, एक मजे की बात बताऊं, किसी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको परमानेंट डिक्लाइन नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एक समझने वाली बात है कि लॉन्ग टर्म पैसा लगाया था, कॉस्ट पे वैल्यूएशन चल रही है, चलती रहेगी कोई बात नहीं, लेकिन अगर पैसा परमानेंटली डूब गया तो फिर वैल्यूएशन कर देंगे। अदरवाइज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यूएशन नॉर्मल केसेस में नहीं होती। इन केस ऑफ परमानेंट डिक्लाइन, valuation of long-term investments should be done at market value and decline in value should be written off मैंने पूरी कहानी सुना दी, शॉर्ट टर्म का ये करना है, लॉन्ग टर्म का ये करना है, लॉन्ग टर्म की ये एक्सेप्शन है, पूरी कहानी सुना दी। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। जिंदल सर, जिंदल सर, आप हमें ये बताओ क्वेश्चंस में क्या करना है, क्वेश्चंस में क्या करना है, क्वेश्चंस में क्या पूछना चाहते हो? जिंदल सर, हमारा डाउट ये है कि हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिया, ठीक है सर, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, बताओ क्या करें? सर, नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में कहीं भी नहीं है, बताओ क्या करें? बेटे मैं आपका डाउट समझा नहीं। जिंदल सर, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये बताना भूल गया कि इन्वेस्टमेंट की नेचर करंट है कि इन्वेस्टमेंट की नेचर नॉन करंट है, बताओ वैल्यूएशन कैसे करेंगे? सर क्वेश्चन के लिहाज से बताओ, कॉन्सेप्ट आता है, लगाना नहीं आता। तो बेटे एक बात याद रखना, किसी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अगर आपको नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट बताना भूल जाए, आपको बताना भूल जाए कि कौन सी इन्वेस्टमेंट है, तो एक बात याद रखना, गांठ बांध लो, ऑलवेज 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 वी विल अज्यूम द गिवन इन्वेस्टमेंट इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट दे रखी है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। क्यों 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 क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को अज्यूम करोगे तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर का प्रिंसिपल लगाने का वर्किंग नोट बनेगा, वर्किंग नोट बनेगा तो नंबर भी मिलेंगे। और प्लीज स्मार्टनेस मत दिखाना, चालाकी मत दिखाना, नहीं सर मैं तो लॉन्ग टर्म मानूंगा, फिर लॉन्ग टर्म की वैल्यूएशन तो कॉस्ट पे होती है, वर्किंग नोट बच गया आपका ना, ये काम मत करना। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, शॉर्ट टर्म अज्यूम करो, वैल्यूएशन करके दिखा के आओ, और एग्जामिनर को बोलो कि हमें आती है। हम जिंदल सर के स्टूडेंट हैं, उन्होंने बताई थी हमें ये बात। अच्छा, एक नोट लिखो इसके नीचे। In the absence of any information, we will always assume that
The given investments are short term in nature and separate working note separate वर्किंग नोट ऑन इट्स वैल्यूएशन। हम इसकी वैल्यूएशन करके दिखाएंगे। ये बेटे मैंने आज आपका चैप्टर शुरू कर दिया है। मैंने आपको मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट बताया, क्लासिफिकेशन कराया, सब क्लासिफिकेशन कराया, वैल्यूएशन करा दी। तो अभी स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर थ्योरी के हैं तो मैं छोटे छोटे रिकॉर्ड करूँगा। जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आ जाएंगे तो नॉर्मल लेक्चर रिकॉर्ड करना शुरू करूँगा। तो आज की बात मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सर अगले लेक्चर में क्या करवाने वाले हो? अगले लेक्चर में मैं आपको कॉन्सेप्ट नंबर 5 कराऊंगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कैसे निकालते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 6 कराऊंगा कि इन्वेस्टमेंट को बेचते हैं तो क्या करते हैं। कितने हो गए? 6 कॉन्सेप्ट। फिर इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, क्वेश्चंस की 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा मजे से, और फिर अगर टाइम बचेगा फिर अगले कॉन्सेप्ट में मूव ऑन करेंगे। इतना ही काम है बस। और एक अगला वीडियो, एक और छोटा वीडियो आएगा, फिर उसके बाद नॉर्मल वीडियोस हो जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन रिदम में आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।